दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू और बेटी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। 2 साल पहले नेहा की शादी विवेक के साथ हुई। शादी में नेहा के पिता ने यथासंभव अच्छा दान दहेज भी दिया, परंतु नेहा के ससुराल वालों का लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन विवेक ने नेहा से कहा, हमें आभा का विवाह करना है। उसके विवाह में कुछ पैसे कम पड़ रहे। नेहा, तुम्हारे पिताजी 2 महीने पहले ही रिटायर हुए। कम से कम 30 लाख रुपए तो उन्हें मिले ही होंगे। अगर वह रुपए मिल जाते तो मेरी बहन आभा का विवाह भी धूमधाम से संपन्न हो जाता। नेहा ने विवेक से कहा, आप कहीं से उधार ले लीजिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ। कोशिश करने पर मुझे कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल जाएगी। हम दोनों मिलकर उधार लिया हुआ पैसा उतार देंगे। विवेक ने चिढ़ते हुए कहा, मतलब तुम अपने पापा से पैसे नहीं मांगोगी? नेहा कहने लगी, नहीं, कभी नहीं। मैं उम्र के इस मोड़ पर अपने पिता को कंगाल नहीं कर सकती। आपको तो मालूम है मेरे विवाह में पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। अब रिटायर होने के बाद उन्हें जो थोड़े बहुत पैसे मिले हैं वह और 1.5 कमरे का मकान यही तो बचा है उनके पास। और अभी छोटी बहन की शादी करनी भी बाकी है। मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? कहाँ से देंगे वे? विवेक ने फिर से नेहा को समझाते हुए कहा, यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है। क्या तुम्हारी ननद के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? हमारे पास पैसे पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए कह रहा हूँ, वरना हमें तुम्हारे मायके वालों से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आभा का रिश्ता पक्का हो गया है। तुम्हारी बहन की शादी में तो अभी 2-3 साल और लगेंगे, तब की तब देखी जाएगी। परंतु नेहा ने कठोरता से कहा, नहीं, यह मेरा अंतिम निर्णय है। मैं अपने पिताजी से और एक भी पैसा नहीं मांगूंगी। आभा का विवाह आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो मेरे पिता के सिर पर भी उनकी बेटी की जिम्मेदारी अभी बाकी है। विवेक ने फिर से तलखी भरे स्वर में कहा, तो तुम उनकी बेटी नहीं हो? तुम उनकी जिम्मेदारी नहीं हो? नेहा ने कहा, हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ, परंतु अब जिम्मेवारी आपकी है। उनकी बेटी हूँ तभी तो उन्होंने इतना कुछ मेरे विवाह में लगा दिया। अब आप लोगों की और मांग पूरी नहीं होगी। मैंने कह दिया, बस इस विषय को यही समाप्त कर दीजिए। और नेहा उठकर चाय बनाने रसोई में चली गई। नेहा ने अपनी तरफ से बात समाप्त कर दी थी, परंतु यहीं पर अंत नहीं हुआ था। उसका इस तरह से 2 टूक बात करना ना तो विवेक को पसंद आया और ना ही नेहा के सास ससुर को। विवेक भी नेहा से ढंग से बात नहीं करता था और सास ससुर भी उसे अक्सर ताना मारते रहते थे। नेहा की सास ने अपना गुस्सा दिखाते हुए काम वाली बाई को हटा दिया और कहने लगी, मेरी बेटी आभा की शादी के लिए पैसे जोड़ने तो काम वाली बाई पर फिजूल खर्ची नहीं की जाएगी। अब से नेहा ही घर के सारे काम करेगी। परंतु नेहा को अपनी सास के इस रवैये का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसे तो पहले से पता था कि अब सास हर हथकंडा अपनाएगी और नेहा ने सहर्ष घर के सभी कार्यों की जिम्मेदारी संभाली। उसने एक छोटी सी नौकरी भी कर ली, परंतु इसके बाद भी नेहा का पति विवेक उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। बात बात पर उसे उल्हाने दिए जाते थे, परंतु नेहा अपने निर्णय पर अड़ी रही। वह अपनी ननद के विवाह के लिए अपने पिता की अंतिम पूंजी उनसे नहीं छीनना चाहती थी। वह जानती थी कि दूसरों से लिया गया कर्ज तो चुका दिया जाएगा, परंतु यदि पैसे उनके पिताजी के यहाँ से लिए गए तो उन्हें तो कर्ज भी नहीं समझा जाएगा और शायद वह पैसे कभी भी ना लौटाए जाएं। इसीलिए नेहा अपने निर्णय पर अडिग रही। वह स्वयं के निर्णय से संतुष्ट थी। नेहा की छोटी नंद आभा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। घर के मामलों के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। आभा की अपनी भाभी के साथ बहुत अच्छी बनती थी। नेहा और आभा हम उम्र थी। आभा जब भी हॉस्टल से घर आती अपनी भाभी नेहा के साथ घुल मिल जाती। नेहा और उसकी नंद आभा में गहरी दोस्ती थी। आभा भी अपने मम्मी पापा से अधिक अपनी भाभी पर विश्वास करती थी। नेहा ने जब अपने निर्णय के बारे में आभा को बताया तो आभा ने भी अपनी भाभी का ही समर्थन किया और कहा कि भाभी, आपने बिल्कुल ठीक किया। भले ही शादी मेरी है, परंतु उसमें आपके पिता के
पैसे ऐंठ लिए जाएं, इसका किसी को हक नहीं। इस उम्र में अंकल जी पर भी जिम्मेदारी बाकी है। भैया और आप मिलकर मेरे लिए जो भी करोगे वह मेरे लिए बेस्ट ही होगा। मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है और मम्मी पापा की बातों का आप बुरा मत मानिए। थोड़े बहुत दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु आप अपने फैसले पर अडिग रहना और अपने पापा से एक भी पैसा मत मांगना। नेहा ने इस विषय में अपने मायके में अपने माता पिता से भी कुछ नहीं बताया, बस अपने ठीक ठाक होने और सुखी रहने के समाचार ही देती रही। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच विवेक को ऑफिस के काम से एक सप्ताह के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। जाते समय भी वह अपनी पत्नी नेहा से नाराज था। उसने नेहा से कोई बात भी नहीं की, परंतु नेहा ने अपना कर्तव्य पालन करते हुए उसे खाने का डिब्बा देते हुए हंसकर कहा, मुझसे नाराज भले ही रहना, परंतु खाना समय पर खा लेना और अपने पहुंचने की सूचना दे देना। भले ही कॉल मत करना, पर व्हाट्सएप मैसेज तो कर ही देना, और अगर समय मिले तो स्वयं को मेरे स्थान पर रख कर देखना, शायद आपको सब ठीक लगे। विवेक ने यहाँ भी नेहा को कोई उत्तर नहीं दिया और अपना बैग और खाने का डिब्बा लेकर वह चला गया। 2 दिन बाद नेहा को थकान महसूस हो रही थी। वह घर के सभी कार्य और नौकरी के साथ साथ बहुत थक कर चूर चूर हो जाती थी। घर का सारा काम समेटकर सास ससुर को दूध का गिलास देकर वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मानसिक और शारीरिक थकान ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। इस पर विवेक का व्यवहार भी उसे परेशान कर रहा था। पति होकर भी विवेक उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। इतना कहने के बाद भी विवेक ने अपनी पहुंचने की सूचना तक देना भी आवश्यक नहीं समझा और जब नेहा ने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। नेहा के ससुर ने फ़ोन पर विवेक के सकुशल पहुंच जाने की खबर ली, तब जाकर नेहा को चैन आया। परिवार की उपेक्षा से अधिक पति की इस खामोशी ने उसे त्रस्त व दुखी कर दिया था। रात के 9 बजे थे। बहुत अधिक थकान के कारण नेहा को बुखार हो गया। अगले दिन सुबह उससे उठा नहीं गया और उसने फ़ोन करके छुट्टी ले ली। फ्रेश होकर कपड़े बदल लिए। पानी की बूंदें जब उसके बुखार से तप रहे शरीर पर गिरी तो भी अधिक पीड़ा होने लगी। उसने किसी तरह से चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। स्वयं चाय का प्याला और नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। नेहा ने ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था। तकिए का सहारा लेकर बिस्तर पर लेटी तो न जाने कब बेसुध होकर गिर पड़ी। दोपहर तक वह कमरे से नहीं निकली तो सास देखकर चली गई। ससुर ने उसे उठा न पाकर होटल से खाना मंगवा लिया। सास और ससुर दोनों रात का खाना खाकर सो गए। रात के करीब 8 बजे थे। नेहा को अपनी सुध नहीं थी। वह बदहवास हालत में अपने बेड पर पड़ी थी। दिन भर किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। शाम को किसी प्रकार उठकर बैठी, परंतु फिर से लेट गई। लगभग 9 बजने को आए। बुखार की अधिकता बढ़ने लगी। उसका गला सूखने लगा। भूख का तो उसे अंदाजा ही नहीं था। गले में कांटे चुभ रहे। कमरे में रखा पानी का जग खाली हो चुका था। पानी का जग लेकर वह कमरे से बाहर निकली। रसोई तक जाने के लिए उसे सास के कमरे के सामने से गुजरना था। सास के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। कमरे के पास जाते समय उसे सास ससुर की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। अचानक से अपना नाम सुनकर वह थम गई। न चाहते हुए भी दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। कमरे से बातचीत के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। ससुर जी ने कहा, एक बार फिर से सोच लो। सास बोली, सोच लिया। अब वह हमारे किसी काम की नहीं। देखा नहीं, आज सुबह से औंधे मुंह पड़ी है। ससुर ने कहा, शायद उसकी तबीयत खराब है। सास बोली, हाँ, उसे देखा था, तेज बुखार है। ससुर ने कहा, तो दूध वगैरह दवाई दिला देते हैं। सास बोली, चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या ज़रूरत है इस सब की जब वह हमारा कहना नहीं मानती। तो ससुर जी बोले, लेकिन। सास बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सब ज़्यादा नहीं सोचना। फिर से ससुर जी बोले, बेटा विवेक का क्या करोगी, क्या कहोगी विवेक उससे। सास बोली, उसे क्या मालूम पड़ेगा,
आए दिन दुर्घटनाएं तो होती रहती। कल ही हमें मुक्ति मिल जाएगी। विवेक की दूसरी शादी करा देंगे, अच्छा दहेज मिलेगा, हमारी बेटी की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। नेहा ने कानों में सास का स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। इससे अधिक सुनने की शक्ति उसमें नहीं थी और वह वहीं पर निढाल हो गई। कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो चारों ओर भयंकर चीख पुकार मची हुई थी। नेहा ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। वह कल रात की बातें याद करने लगी। शायद यह सपना था। बुखार की तीव्रता की अवस्था में उसे ही पता नहीं चला कि क्या से क्या हो गया। उसके कमरे की टेबल पर दूध का गिलास और पानी का जग रखा हुआ था। उसने सोचा कि अगर सास की कही हुई बातें सत्य होती तो आज वह जिंदा ना होती। सास ससुर और उसके अतिरिक्त और घर में तो कोई नहीं था। फिर उसे उठाकर यहाँ कौन लाया? शायद वह सास ससुर के कमरे तक गई ही नहीं और वह एक सौपन था। फिर वह सोचने लगी, कमरे में दूध का गिलास और पानी कैसे आया? क्या विवेक आ गया? उसने यह सब किया या फिर उसकी नंद आभा आ गई? सोचने लगी, शायद देर रात वही आई होगी हॉस्टल से। सारे घर में तूफान सा आ गया। बाहर बहुत लोग इकट्ठा थे और आवाज़ें आ रही थी, आग आग, अरे पानी डालो, कोई फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दो। फिर नेहा ने उन्हीं आवाज़ों के बीच अपनी सास का करुंदना सुना, हाय हाय, कोई तो बचा लो मेरी बहू को, मेरी बहू नेहा को। फिर इन्हीं आवाज़ों के बीच उसे एक और चीखता हुआ स्वर सुनाई दिया, बचाओ बचाओ, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा। नेहा घबरा कर उठ गई और दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर आ गई। बाहर रसोई घर से आग की लपटें उठ रही थी। आंगन में खड़े कुछ लोग पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। एक और ससुर गुमसुम से खड़े थे। उनके पास ही खड़ी सास चीख चीख कर विलाप कर रही थी, हाय मेरी बहू, हाय मेरी नेहा। नेहा और आगे बढ़ गई। तभी किसी व्यक्ति ने पुकारा, आपकी बहू तो वह खड़ी। सास ने पलट कर देखा, तुम यहाँ हो तो रसोई में कौन था? वह हक्की बक्की रह गई। नेहा ने आधा अधूरा जवाब दिया, विवेक, आभा। नेहा कांपने लगी। तभी भीड़ को चीरती हुई सास ने झटपट रसोई का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर पड़ी नारी मूर्ति धू धू कर जल रही थी। किसी ने साहस करके उसे रसोई से बाहर खींच लिया। उसके शरीर पर जींस टॉप था। आभा। नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। यह तो हॉस्टल में थी। ससुर हड़बड़ाकर बोले, हाय हाय मेरी बच्ची आभा। सास चीख कर रोने लगी। नेहा की आंखें भी बरस रही थी। वह दीवार के सहारे फटी फटी आंखों से चारों ओर देख रही थी। अब सारी स्थिति उसके सामने धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कल सास ससुर ने उसे मारने की योजना बनाई थी। कैसे यह वह नहीं जान सकी, परंतु अब सब कुछ साफ हो गया था। उसने कोई सपना नहीं देखा था, सच था यह जो उसने सुना, और वह सुनकर वह बेसुध हो गई। शायद इसके बाद आभा हॉस्टल से घर आई होगी। उसके पास मुख्य दरवाजे की दूसरी चाबी थी। उसी ने नेहा को सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया होगा और सुबह अपनी भाभी को बुखार में देखकर रसोई में खुद ही चाय बनाने चली गई होगी। परंतु सास ने गैस खुली छोड़ रखी थी। अपने माता पिता के षड्यंत्र से अनजान आभा चूल्हा जलाने के लिए आगे बढ़ी होगी तो सास ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। तभी तो वह बार बार चीख रही थी, बचाओ बचाओ, दरवाज़ा खोलो। लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा कर देता है। तब तक किसी ने विवेक और पुलिस को सूचना दे दी और सूचना दे दी। इतनी देर तक गुमसुम सी नेहा बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवित बचने पर प्रसन्न हो या अपने प्राणों से प्यारी आभा की असामयिक मृत्यु पर उसे दुख होना चाहिए। मृत्यु यह आकस्मिक मृत्यु नहीं थी, एक सोची समझी हत्या थी। अंतर था तो इतना कि बहू के स्थान पर बेटी के प्राण चले गए थे। यदि बहू मरी होती तो सब दिखावे के लिए आंसू बहे जाते। फिर कुछ ही दिनों बाद बेटे के सिर पर सेहरा बांधने की तैयारी होने लगती और अब तक विवेक भी आ गया। पुलिस आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। अपने बैग में कुछ सर्टिफिकेट और पुराने कपड़े रख लिए। अपने मायके से आए हुए आभूषण सूटकेस में रखकर घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी तो विवेक ने टोका, क्या तुम भी घर छोड़कर जाओगी?
आभा नेहा ने जवाब दी। जिस घर में प्राण सुरक्षित ना हो, जहाँ सिर्फ स्वार्थ और धन की बात समझी जाती हो, वहाँ कोई भी कैसे रह सकता है। मैं अपने माता पिता के पास जा रही। जैसे तुम लोगों को आभा प्यारी थी, वैसे मैं भी अपने माता पिता और बहन की प्यारी, तुम्हारा दिया सब कुछ यहीं छोड़े जा रही हूँ। अब मुझे मत रोकना। इस घर से और इस घर के लोगों से अब मेरा कोई संबंध नहीं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में कौन सा किरदार अच्छा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।